विपुल जी का पछतावा, परिवार की टूटन। विपुल जी की बात सुनकर सीखा जी ने विपुल जी को देखा और सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बह गया। उन्हें भी विपुल जी की बातें ठीक ही लग रही थी, पर विपुल जी का नियति की साइड लेना बाकी किसी को पसंद नहीं आया, खास करके रूही और नेहा को। दोनों ने गुस्से से मुठिया कस लिया। अमृत और अर्जित ने कुछ नहीं कहा, पर वो दिल ही दिल में जानते थे कि उनके डैड ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जब से कि आपने ननिहाल से आया था, वो उनमें से किसी से भी ठीक से बात नहीं करता था। वो खुद भी उससे बात करने की कोशिश नहीं करते थे। जय उनसे बेहद ज्यादा अलग था। उसे बिजनेस और एक्टिंग और स्टडी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और अमृत को बिजनेस और अर्जित को एक्टिंग और सिंगिंग पसंद था। वो तो रूही और नेहा से भी दूर ही रहता था, जैसे वो उन दोनों को जनता ही ना हो। जबकि तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सब अपने अपने रूम में चले गए। जैसे ही सीखा जी रूम में पहुंची, विपुल जी कुछ सोचते हुए बोले, सीखा, अब से तुम किसी के लिए नियति को भड़काओ मत। आज तुमने नेहा की वजह से नियति से जिस तरह से बात की वो बिल्कुल गलत था। ऐसा करके तुम बस उसकी गुस्से और नफरत को और ज्यादा भड़का रही हो और कुछ नहीं। उनकी बात सुनकर सीखा जी बोली, पर वो किस तरह से बात कर रही थी, क्या आपने देखा नहीं? जब से वो आई है सब उससे आराम से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बार बार बस सबकी बेइज्जती कर रही है। अमृत, अर्जित, रूही तीनों उसके बड़े भाई बहन हैं, पर नियति के दिल में उन तीनों के लिए थोड़ा भी प्यार या सम्मान नहीं है। उल्टा उसके दिल में हम सबके लिए सिर्फ नफरत भरी हुई है। आपने सुना नहीं कि उसने हमारे लिए कब्र बनाया है? उसकी नफरत अब इस हद तक बढ़ गई है कि वो अमृत और अर्जित को भी अपनी दुश्मन मानती है। उनकी बात सुनकर विपुल जी फीकी हंसी हंसते हुए बोले, नियति के दिल में उन सबके लिए नफरत किसने भरा है? हम सब ने। सारी गलती मेरी है। अगर मैं इनसिक्योर नहीं होता, अगर मैं रूही को इतना प्यार नहीं करता, तो भलाई अमृत और अर्जित और रूही को भाई बहन क्यों माने और उनसे प्यार क्यों करे? उसकी नफरत उसकी जगह सही है। आज मुझे बेहद पछतावा हो रहा है सीखा। मैं अपने स्वार्थ में और रीना की आखिरी निशानी सोचकर रूही के प्यार में इतना अंधा हो गया कि मैंने अपनी छोटी सी बेटी को खो दिया। उसकी नफरत, बेरुखी सब जायज है और इसे हमें बर्दाश्त करना ही होगा। उनकी बात सुनकर सीखा जी हैरान थी, पर दुखी भी थी। विपुल जी की बात सही तो थी। सीखा जी की आंखों से आंसू बह गए। उन्हें भी अब थोड़ा पछतावा हो रहा था। नेहा के लिए नियति को दोषी ठहराना बेहद गलत था। अब बस तुम नियति से ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे वो और नफरत से भर जाए, विपुल जी ने कहा, और उनकी आंखों से आंसू बह गया, क्योंकि नियति की बातों से वो इतना तो समझ गए थे कि नियति अब उनसे इतनी नफरत करती है कि शायद अगर वो घुटनों के बल बैठकर मैगी मांगे तो भी वो उन्हें मार नहीं करेगी। अपनी गलतियों की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है। अब जो उनके सामने थी वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक बेहद बड़ी रेसर और डॉक्टर थी। नियति और प्रखर, बदला और क्रूरता। वहीं नियति के रूम में नियति अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी। फिर लैपटॉप साइड में रख के डेविल की तरह हंसते हुए बोली, मिस्टर अर्जित शेखावत, बेहद शौक है ना तुम्हें मेरे ऊपर उंगली उठाने का? तो कल के धमाके के लिए रेडी रहो। नियति की आंखें गुस्से से लाल थी। जब से वो यहाँ आई थी उसे रूही से ज्यादा अर्जित इरिटेटिंग लग रहा था। नियति ने किसी को कॉल किया, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर चेंज करने कपबोर्ड में चली गई। रात के 12 बजे सुनसान जंगल में डॉन ठॉ। उस जंगल में एक इंसान किसी चीते की स्पीड से भाग रहा था। उसके सामने एक ब्लैक पैंथर अपने सामने पड़े इंसान को देख रहा था। उस इंसान के अंदर शायद खून भी नहीं बचा था। उसका हाथ पैर सब कट गया था। फिर भी वो पैंथर उसे गुस्से से घूर रहा था। उस इंसान ने अपनी ठंडी मगर शांत आवाज में बोला, रिलैक्स कार्ल, ही इज डेड। उस इंसान की गहरी ब्राउन आंखें किसी जानवर की तरह थी। फिर दोनों मुड़ गए और दूसरी दिशा में चले गए। थोड़ी देर बाद वो एक और जगह पहुंच गए जहां दो लोग छुपकर बैठे हुए थे। उनमें से एक आदमी रोते हुए गिड़गिड़ा कर बोला, मिस्टर रायजादा, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। वहीं सामने खड़ा इंसान, जो कोई और नहीं प्रखर था, वो किसी डेविल की तरह हंसते हुए बोला, तुम दोनों को जाने दूं। तुम लोग खुद ही आपने मौत मांगने मेरे पास आए थे। कुछ दिन बाद मेरी क्वीन मेरी दुनिया में आने वाली है, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने अपने हाथ के झटके से खंजर निकाल लिया और उसे एक आदमी की आंखों में घुसा दिया। वहीं वो ब्लैक पैंथर भी दूसरे आदमी पर टूट पड़ा। पूरे जंगल में दोनों आदमियों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो कुछ ही सेकंड में शांत हो गई। प्रखर किसी शैतान की तरह हंसा। उसकी हंसी की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल शांत हो गया। प्रखर का जुनून। प्रखर रूम में पहुंचकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो टॉवल में बाहर आया। उसकी मस्कुलर बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थी। उसने सामने रखी गई पेंटिंग को देखा। हर एक पेंटिंग में एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग थी।
जो किसी और की नहीं नियति की थी। प्रखर ने उस फोटो को सहलाया और बोला, बनी बेहद जल्द तुम मेरे साथ मेरे पास होगी, पर इस बार मैं सब कुछ बदल दूंगा। किसी को भी मैं तुम्हारे पास पहुंचने नहीं दूंगा। हम दोनों अपने बच्चे को फिर से इस दुनिया में लाएंगे। इतना कहते हुए प्रखर की ब्राउन आंखें थोड़ी सुनहरी हो गई। उसने उस पेंटिंग में नियति की माथे को किस किया और बोला, गुड नाइट बनी। सुबह का वक्त शेखावत मेंशन में सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। दादाजी भी वहां मौजूद थे। आज नेहा सबसे ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसकी शेयर ट्रांसफर होने वाली थी। ना चाहते हुए भी नेहा को ट्रांसफर पेपर पर साइन करनी पड़ी। वो भी नियति के नाम पर ट्रांसफर हो रही थी, जिस वजह से नेहा को ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नियति की नाम शेयर। रूही की चाल। नेहा गुस्से से तिरछी नजरों से नियति को घूर रही थी, पर नियति को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसे तो नेहा की चेहरा देखकर इस वक्त बेहद मजा आ रहा था। उसकी होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई जो बेहद भयानक थी। नेहा डर से कांप गई। उसमें जल्दी से नियति के ऊपर से अपनी नजरें हटा लिया। दादाजी ने पेपर नियति को दे दिया और बोले, बच्चा ये लो, अभी इसे रखो, बाद में तुम्हारी काम आ सकता है। नियति ने सिर हिला दिया और पेपर को ले गई। वैसे भी वो चाहती तो सारी शेयर ले जाती। वहीं बाकी सब नियति को देख रहे थे। विपुल जी और सीखा जी ये जानने की कोशिश में नियति को देख रहे थे कि क्या वो खुश है या नहीं, पर नियति की चेहरे की भाव से वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या दुखी। तभी रूही ने अपने फोन पर देखा तो उसकी चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने स्माइल छुपा लिया और खुशी होने जा नाटक करते हुए बोली, मैंने जो मंगवाया था वो आ गया है। कुछ ही देर में कुछ लोग बड़े बड़े बैग्स लेकर अंदर आए। उन्हें देख मां रूही खुश हो गई और बाकी सब रूही को खुश देख खुश थे। रूही स्माइल करते हुए बोली, चाची ये सब मैंने ईशानी के लिए मंगवाया है। इसमें कुछ ड्रेस और परफ्यूम और नेकलेस है जिसे मैंने अपनी छोटी बहन नियति के लिए मंगाया है। उसकी बात सुनकर सब नियति की तरफ देखने लगे, जिसका चेहरा अभी भी भावहीन ही था। पर जय तो रूही की बात सुनकर हैरान था। ये लड़की की कौन सी चाल चल रही है? इसे कब से नियति की इतनी फिक्र होने लगी? और तो और उसकी मीठी बातें कहीं शुगर न हो जाए। उसने नियति को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, तो वो रिलैक्स हो गया। पर बाकी सब रूही को इतनी समझदार देखकर खुश थे। सीखा जी और अमृत, अर्जित ने प्यार से रूही को देखा। उनकी बच्ची कितनी अच्छी और समझदार है जो नियति के लिए इतना सोच रही है। रूही अपनी होठों पर एक प्यारी मुस्कान लिया नियति के पास गई और बोली, नियति मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, क्योंकि मोम डैड भाई सब तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। पर क्या तुम पास्ट को भूल नहीं सकती? ये सब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या हम दोनों बहन को तरह नहीं रह सकते? अगर तुमने ये सब गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे बेहद दुख होगा। आई होप कि ये सब तुम्हें बेहद पसंद आएगी। रूही मासूमियत से ये सब बोल रही थी, पर दिल ही दिल में वो नियति पर हंस रही थी। बस एक बार तुम इसे ले लो। अगर तुमने इन सब चीजों को यूज किया तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। वहीं बाकी सबकी नजर भी नियति के ऊपर ही थी। वो देखना चाहते थे कि नियति रूही की दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। रूही ने एक बैग उठाकर नियति को दे दिया। नियति की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने रूही से वो बैग ले लिए। ये देखकर रूही की होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वहीं विपुल जी, सीखा जी और बाकी दोनों भाइयों की चेहरे पर स्माइल आ गई। उन चारों को लगा शायद नियति ने रूही के दिए गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा है तो वो भी नियति को रूही की तरह बहुत सारे गिफ्ट्स ला कर देंगे, ताकि नियति की नफरत कम हो जाए। पर वो नहीं जानते थे कि उनकी ये उम्मीद थोड़ी देर बाद नियति पूरी तरह से तोड़ने वाली थी। नियति ने उस बैग को दिलचस्पी से देखा। वहीं रूही बाकी बैग्स को टेबल के ऊपर रख रही थी। वहीं दादाजी दादी माँ जय नियति को रूही की हाथ से गिफ्ट लेते हुए देखकर हैरान थे। भले ही रूही उनकी पोती थी, पर दादाजी और दादी माँ को रूही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी प्रिंसेस ने क्यों गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। नियति की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई, क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था। नियति की यादों के हिसाब से रूही ने पिछली जिंदगी में भी सिर्फ सबके सामने अच्छी बनने के लिए ऐसे ही नियति को कुछ गिफ्ट दिया था। पर वो ड्रेस इतना भद्दा था कि वो पहनने की लायक भी नहीं था। और अर्जित ने तो उसे थापड़ भी मार दिया था। और इसका सारा दोष नियति पर आ गया था कि नियति ने असली ज्वेलरी को बेच दिया है और उसके जगह नकली को रख दिया है। ये सोचकर नियति ने अर्जित की हाथ को देखा और बोली, पता नहीं ये हाथ कब तक ठीक रहेगा। उसने धीरे से बोला था, इसलिए किसी को सुनाई नहीं दिया। नियति मन ही मन बोली,
वाह रूही, तुमने तो एक अच्छा काम किया, खुद को मारने के लिए खुद ही जाल बिछा दिया। मिस्टर विपुल शेखावत, चुप बेचारे, आप जिस बेटी को खजाना मानते हैं, अगर उस खजाने को मैंने डस्टबिन न बनाया तो मैं भी दिशा नहीं, ऊप्स नियति नहीं। तभी रूही बोली, प्लीज नियति, तुम इस ड्रेस और ज्वेलरी को 2 दिन बाद मोम डैड की एनिवर्सरी पार्टी में जरूर पहन कर आना। अगर तुम इसे पहनोगी तो मैं सोचूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। मुझे बेहद खुशी होगी। सच में कितनी ड्रामेबाज है। इतना सोचकर नियति दिल ही दिल में हंसी और फिर बोली, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे देखने दो कि ये ड्रेस मेरी लायक भी है या नहीं। ये बात सुनकर अमृत और अर्जित गुस्से से भर गए। नियति कहना क्या चाहती है, रूही उसे चिप ड्रेस देगी, पर उनसे उलट रूही को गुस्सा या किसी नहीं बल्कि बेहद डर लग रहा था। वो नियति को रोकना चाहती थी, वरना सबके सामने आज उसकी बेइज्जती जरूर होती। तभी नियति ने उस बैग से एक ड्रेस निकाला। उसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वो ड्रेस किसी नाइट ड्रेस से भी पतली थी, लाल चमकदार, जो आंखों को अंधा कर रही थी। नियति हंसते हुए बोली, वाह मिस रूही, मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसी कटी फटी कपड़े गिफ्ट करके माफी मांगने का शौक है। फिर उसने उसे नीचे फेंक दिया जैसे वो कोई गंदगी हो। फिर उस ड्रेस पर अपनी सैंडल रख के साफ करते हुए बोली, ये मेरी सैंडल साफ करने के लिए परफेक्ट है। उसकी बात सुन मार जयमू में है रख के हंसने लगा। वहीं बाकी सब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूही नियति को ऐसी घटिया ड्रेस गिफ्ट करेगी। वहीं रूही का चेहरा पीला पड़ गया। तभी नियति ने बाकी ड्रेस को बेहद निकला। हर एक ड्रेस बेहद ही भद्दा था। नियति ने रूही को देखा, फिर मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ बोली, मिस रूही, ये सब आपकी चॉइस है। मैं अभी 18 साल की भी नहीं हुई हूँ और कोई मुझे ऐसी ड्रेस गिफ्ट कर रही है, कमाल है। ऐसी सस्ती और भद्दी ड्रेस से तो सिर्फ मेरी जूते ही साफ हो सकती है, पर इतना सारा मुझे नहीं चाहिए था। वैसे जितना मुझे पता है ये सब रेड लाइट एरिया में रहने वाली औरतें पहनती है। क्यों ना आप इन ड्रेस को लेकर उन्हें गिफ्ट में दे दे या खुद ही पहन ले, क्योंकि ऐसी ड्रेस तो मैं भिखारियों को भी दान नहीं कर सकती, वो भी इसे फेंक देंगे। नियति एक तिरछी स्माइल के साथ ये सब रूही को देख करके रही थी। रूही अंदर से डर रही थी। उसने अपने पास बैठी नेहा की हाथ को कसकर पकड़ लिया था। वैसे ये सब तो नकली है, क्योंकि लेमिस ब्रांड का ड्रेस है मेरे पास। आपने इसे किस सस्ती नकली मार्केट से खरीदा है मिस रूही? इतना कहकर नियति हंसने लगी। वहीं अब सबकी नजर रूही की तरफ था। विपुल जी हैरानी से बोले, रूही, नियति जो कह रही है क्या वो सच है? क्या ये सब नकली है? और तुमने ऐसी घटिया ड्रेस क्यों मंगवाया है? आपने डैड की सवाल सुनकर रूही डर से भर गई। वो क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। रूही अब विपुल जी के सामने पूरी तरह फंस चुकी है और डर से कांप रही है। नियति का रूही की बेइज्जती करना। तभी नियति ने उन सभी ड्रेस को नीचे फेंक दिया और बोली, दादी माँ, रामू काका को कहिए इसे ले डस्टबिन में फेंक दे। तभी फिर बोली, रुकिए। फिर उस ब्रांड नेम पर पानी डाल दिया तो ऊपर से कागज की परत उतार गया। अब वो ड्रेस जो किसी भी ब्रांड का नहीं लग रहा था, सच में सस्ती मार्केट से उठाई हुई चीजें लग रही थी। फिर उसने उसे नीचे फेंक दिया और तीखी नजरों से रूही को घूरते हुए बोली, सो मिस रूही, मुझे नहीं लगा था कि आपकी चॉइस इतनी घटिया है, तो आप ही इसे क्यों नहीं पहन लेती हो और रेड लाइट एरिया में जाकर एक बार धंधा करके देखो। उसकी बात सुनकर रूही गुस्से और नफरत से उसे घूरने लगी। अमृत और अर्जित, नेहा भी उसे गुस्से से घूरने लगी। यहाँ तक कि विपुल जी और सीखा जी, नीरज जी और सरिता जी सब नियति को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। अर्जित गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को इतनी घटिया बात बोलने की? अमृत भी गुस्से से बोला, उसने तुमसे तो कोई घटिया बात नहीं कही। अगर वो गलती से ये ड्रेस ले आई थी तो भी तुम अपनी बहन से ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? सीखा जी भी अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तुम घटिया लड़की, तुमने इतनी घटिया बातें कहाँ से सीखा? तुम सिर्फ 17 साल की हो और अपनी बड़ी बहन को इतनी घटिया बातें बोल रही हो। विपुल जी भी बेहद गुस्से में थे। रूही को उन्होंने बेहद नाजुक से पाला था, चाहे वो अब नियति के लिए गिल्टी हो, पर नियति की हिम्मत कैसे हुई रूही से ऐसी बात करने की? तभी नियति हंसते हुए बोली, जैसे तुम्हारी सौतेली मनहूस बेटी की हिम्मत हुई मुझे ये घटिया ड्रेस देने की। मिसेस घटिया औरत सीखा शेखावत, और क्या तुम्हारी मनहूस कुतिया बेटी रूही को पता नहीं था कि मैं सिर्फ 17 साल की हूँ? तो उसने मुझे ऐसे ड्रेस क्यों दिया जिसे पहनकर शायद लड़कियां सिर्फ रेड लाइट एरिया में ही कंफर्टेबल हो सकती है? तुम सब अपनी सुअर जैसी बेटी को क्यों नहीं पूछते कि उसने अपनी पूंछ हिलाकर इसे क्यों खरीदा? क्या मैंने कहा था उसे मुझे गिफ्ट देने को? और मिस्टर अमृत, मिस्टर अर्जित, जब वो मुझे इतनी घटिया चीजें गिफ्ट कर सकती है तो मैं उसे घटिया बातें क्यों नहीं बोल सकती? और आपकी बहन कोई 2 साल की बच्ची नहीं है
जो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या खरीद रही है। जब वो ऐसी ड्रेस खरीद सकती है तो पहन भी तो सकती है, और ऐसी ड्रेस पहनकर लड़कियां सिर्फ एक ही जगह रह सकती है। एक है डांस बार और दूसरा रेड लाइट एरिया, तो मैंने गलत तो नहीं कहा। वही रूही का चेहरा और भी काला पड़ता जा रहा था। इस नेति की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेइज्जती करने की। वही नेति की हर बात सीखा जी और विपुल जी को और ज्यादा तकलीफ दे रहा था। उन्हें अब नेति की नफरत का अंदाजा हो रहा था, जो बेहद ज्यादा था। वो बस ये सपने ही देख रहे थे कि नेति उन्हें कभी माफ करेगी या इनसे अच्छे से बात करेगी। वो जितना चाहे खुद को रोक ले, पर कभी कभी नेति ऐसी बातें करती थी जिस वजह से किसी को भी गुस्सा आ सकता था। खास करके बात जब रूही की हो तो वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। फिर नेति की इतनी नफरत भरी बातें सुनकर उन्हें दर्द भी होता था। आखिरकार वो भी उनकी ही खून थी, पर उन दोनों ने उसे कभी प्यार और केयर नहीं दिया, जिस वजह से आज वो सबसे इतनी नफरत करने लगी है। और वो बार बार वही गलती कर रहे हैं। अगर रूही गलती ना करती और अच्छी ड्रेस लाती तो शायद नेति जो गिफ्ट को एक्सेप्ट किया था उसे रख लेती और ज्यादा गुस्सा नहीं करती, पर रूही ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। अमृत और अर्जित भले ही चुप हो गए थे, पर उन्हें नेति पर अभी भी गुस्सा आ रहा था। वो उनकी प्रिंसेस के बारे में इतनी खराब बातें कैसे बोल सकती है। नेहा भी गुस्से से नेति को घूर रही थी, फिर मासूम बनते हुए बोली, रूही ऐसी नहीं है। जरूर उससे कोई गलती हो गई है, या ड्रेसेज जरूर गलती से चेंज हो गया होगा। तुम रूही को ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो? नेहा आपने गुस्से को अंदर दबाते हुए बोली। हाँ नेति जरूर गलती से ये आ गया होगा, रूही रोते हुए बोली। अब उसे यही रास्ता दिख रहा था, खुद को बचाकर वो नेति को सबके सामने बुरी बना सकती थी। फिर उसके डैड मोम जी नेति को लेकर बुरा फील कर रहे हैं। फिर वो उससे नफरत करने लगेंगे। पर उसे ये नहीं पता था कि अब नेति को आपने सो कॉल्ड माँ बाप से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए तो सच में उसने यहाँ आने से पहले उन दोनों का मजाक उड़ाने के लिए कब्र बना दिया था, जिसके अंदर मरा हुआ कुत्ता और सुअर था। और दोनों कर पर विपुल जी और सीखा जी की बड़ी फोटो और नाम भी बड़े बड़े वार्ड में लिख दिया था। वो कुछ बोलती उससे पहले जय बोली, तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? मेरी बहन कुछ भी करे ये उसका और घरवालों का मामला है, और तुम बस एक बाहर वाली हो जिसे दया दिखा ये सब कचरे से उठा कर लेकर आए हैं पालने के लिए। जय ने ये बात नेहा के लिए कहा था, जिस वजह से नेहा गुस्से और नफरत से भर गई। नेति ने जय को प्यार से देखा, इस बार उसे एक सच में अच्छा बड़ा भाई मिल गया था। पर नेति को ऐसा लगता था जैसे जय उसका छोटा भाई है, क्योंकि दिशा जब मरी थी वो पूरी दुनिया में राज करती थी। फिर वो रूही की तरफ देखकर बोली, मिस रूही बार बार तुमसे ही क्यों सभी गलतियां होती है, और तुम्हारे ये माँ बाप भाई बिना जाने दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं। क्या बकवास फैमिली ड्रामा है ये सब। ठीक है, मुझे देखना है तुमसे कितनी गलती होती है। इतना कहकर उसने जल्दी से एक बैग से ज्वेलरी 4 सेट निकाला, जो रूही ने उसके लिए मंगवाया था। फिर उसे खोल कर देखने लगी। वही रूही मन ही मन बोली, हूँ इस बार ड्रेस देखने की वजह से तुम बच गई, पर क्या तुम इस ज्वेलरी को पहचान सकती हो? अब मैं देखती हूँ कि तुम मेरी चाल से कैसे बच सकती हो। तभी नेति ने एक नेकलेस उठाया जो दूर से देखने ने डायमंड का लग रहा था, पर नेति एक बार देखने से ही पहचान सकती थी कि ये ब्रांड और डायमंड असली नहीं नकली है, ये बस स्टोन के टुकड़े हैं। नेति फिर मजाक उड़ाने वाली स्माइल करते हुए बोली, क्या बात है, तुम हर बार कैसे गलती कर लेती हो मनहूस लड़की। तुम सच में एक मनहूस हो, देखो तो तुमने ये ज्वेलरी भी नकली लिया है। अब ये मत कहना कि तुमने इस पर लाखों खर्चा लिया है। तुम कहना क्या चाहती हो, मैंने तुम्हें नकली ज्वेलरी गिफ्ट दिया है? रूही हकलाते हुए बोली। डर से वो पीला पड़ गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं नेति को ये तो पता नहीं चल गया कि ये सब ज्वेलरी नकली है। इसकी आंखें इतनी तेज कैसे हो सकती है कि ये असली नकली में फ़र्क कर ले। ज्वेलर्स को भी असली नकली फ़र्क करने में कुछ टाइम लगता, पर नेति सबसे अलग थी। बाकी सब भी नेति को देखने लगे। नेति की बातें उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उसकी कहने का मतलब क्या है। तभी नेति ने उस ज्वेलरी को सबके सामने नीचे फेंक दिया और उसके ऊपर सैंडल रख दिया। फिर जो हुआ उससे सब हैरान हो गए, क्योंकि पूरा ज्वेलरी की जो नट थी वो थोड़ा खुल गई और कुछ स्टोन बाहर निकलकर नेति की सैंडल की नोक के नीचे टूट गए।
क्योंकि वो सब स्टोन ही था। नेति ने बाकी सभी ज्वेलरी के साथ भी वही किया, तो सभी सेट नकली निकला। ये देखकर सब फिर से रूही को देखने लगे। रूही, ये सब क्या है? पहले ड्रेस नकली था तो हमने मान लिया कि गलती था, पर ये सभी ज्वेलरी भी कैसे नकली निकला? विपुल जी की आंखें अब रूही पर सख्त हो गई थी। ये देखकर रूही डर गई। वो सबके सामने अपना गुनाह कैसे मान सकती थी? इसलिए वो रोते हुए बोली, सॉरी डैड, मुझे नहीं पता था ये सब नकली होगा। मैंने तो ये सब वेबसाइट से मंगवाया था। आप सबके सामने ही तो डिलीवर करके गए थे। लगता है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। ओहो रियली, तुम्हारी आंखें इतनी कमजोर है कि टूक असली और नकली वेबसाइट में फ़र्क नहीं कर सकती। तो ठीक है, मुझे इस परफ्यूम को पहले तुम पर अप्लाई करके देखने दो। इतना कहकर उसने परफ्यूम निकाला तो रूही डर से भर गई, क्योंकि ये परफ्यूम कोई नॉर्मल परफ्यूम नहीं था, बल्कि एक ऐसा परफ्यूम था जिसे लगाने से किसी को भी 2 सेकंड में एलर्जी हो डालती थी। जिस जगह ये परफ्यूम लगेगा वहां लाल लाल रैशेज हो जाएंगे। नेति ने एक डेविल स्माइल करके रूही के हाथ को पकड़कर परफ्यूम यहाँ वहां स्प्रे कर दिया। रूही चाहकर भी नेति से हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। नेति, छोड़ो मेरा हाथ, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? रूही रोने लगी थी। नेति, अगर रूही का परफ्यूम लगाने का मन नहीं तो तुम जबरदस्ती क्यों लगा रही हो? अर्जित नेति के हाथ को दूर करते हुए बोला। उसे डर था कि कहीं बाकी सभी चीजों की तरह कहीं परफ्यूम भी नकली ना निकल जाए, और इस वजह से कहीं उसकी प्यारी प्रिंस को कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी रूही दर्द से चिल्लाने लगी। नेति ने उसकी हाथ को छोड़ दिया था। फिर भी परफ्यूम लगने की वजह से रूही को जलन और इचिंग होने लगी थी अपने हाथ पर। सब रूही को रोते चिल्लाते देख घबरा गए। सब उसके पास आ गए। सबने देखा तो रूही की हाथ पर जहां नेति ने परफ्यूम स्प्रे किया था वहां लाल निशान उभर आए थे। ये देखकर सब डर गए। अर्जित गुस्से से नेति को देखते हुए बोला, नेति, ये सब तुमने जानबूझकर किया ना, ताकि तुम रूही से बदला ले सको, उसे परेशान करके दर्द दे सको। उसकी बेइज्जती सुनकर नेति एक डेविल स्माइल करके बोली, कमाल है मिस्टर अर्जित, ये परफ्यूम आपकी बहन ही तो लाई थी। मैंने तो बस उस पर ट्राई किया था। आप मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? दादाजी और दादी माँ कहाँ चुप बैठने वाले थे। वो भी बोले, ये सब रूही की गलती है, हमारी बच्ची की नहीं। हमारी बच्ची से सवाल करना बंद करो और अपनी बहन को संभालो। हाँ दादी माँ, दादाजी सही कह रहे हैं। रूही ने खुद ये परफ्यूम नेति को दिया था। अगर मेरी लिटिल सिस्टर इस घटिया परफ्यूम को अप्लाई करती तो क्या होता, किसी ने सोचा है? सबको इस मेंढक की चिंता है, और तुम बेकार में मेरी बहन पर दोष दे रहे हो। उसने अच्छा किया इस पर पहले ट्राई करके, जय मुंह बनाकर बोला। नेति की एक और आइडेंटिटी। उन तीनों को बात सुनकर अर्जित चुप हो गया। बाकी सब भी कुछ नहीं बोले। डैड, मोम भाई, मेरे हाथ में बेहद जलन हो रही है। कहीं ये निशान तो नहीं रह जाएंगे ना? रूही रोते हुए बोली। उसे अपनी खूबसूरती बेहद प्यारी थी। वो कभी भी अपने हाथ पर इस दाग को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे नेति पर गुस्सा आ रहा था। उसकी नफरत नेति के लिए और भी बढ़ गई थी। उसे पता था जरूर नेति ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा। वो नेति को सबक सिखाना चाहती थी, पर उसे इतनी इचिंग हो रही थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। अमृत ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और रूही की हाथ पर डॉक्टर की कहने के हिसाब से आइस लाकर लगा दिया ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। वही विपुल जी सख्ती से बोले, रूही, तुमने नेति के लिए इतनी सारी नकली चीज़ें क्यों मंगवाया था? अगर सिर्फ ड्रेस नकली होता तो तुम्हारी गलती है, सोचकर मैं नहीं पूछता। पर ज्वेलरी के साथ साथ ये परफ्यूम जिसे लगाते हो एलर्जी हो रहा है। क्या तुमने मंगाने से पहले इसे ठीक से चेक नहीं किया था? उनकी सवाल सुनकर रूही का चेहरा और भी पीला पड़ गया। वो और भी डर गई और डर की वजह से उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वहीं नेति ये सब बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। जय भी ये सब एंजॉय करते हुए उसे फ्रूट खिला रहा था। तभी सीखा जी बोली, विपुल जी, आप अभी प्लीज बच्ची से सवाल मत कीजिए। क्या आप देख नहीं रहे हैं कि उसकी क्या हालत है? उसकी हाथ में कितने रेड रैशेज हो गए हैं। हमारी बच्ची कितनी दर्द में है, वो कितना रो रही है। जरूर उसने जल्दबाजी में किसी गलत वेबसाइट से मंगवा लिया होगा। रूही भी रोते हुए बोली, हाँ डैड, मोम सही कह रही है। शायद मैंने फेक वेबसाइट से गलती से चीजें मंगवा दिया है। आपको पता है ना, मैं कभी भी जानबूझकर अपनी बहन के नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी।
रूही की बातें बेहद सिंसियर लग रही थी। कोई भी उसकी बातें सुन बार सच मान लेता। अमृत और अर्जित ने रूही को धीरे से गले लगा लिया और बोले, हमें तुम पर भरोसा है बच्चा, तुम इतना डरो मत। डैड तो बस जानने के लिए पूछ रहे हैं कि ये कौन सी फेक वेबसाइट है। हमें उन पर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है जो ऐसा काम करते हैं। तभी नियति हंसते हुए बोली, वाह मिस रूही, आपने लेमीज की फेक वेबसाइट से इतना सब फेक चीजें खरीद लिया। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि कोई उनकी नाम का गलत यूज कर रहे हैं। और मिसेस सीखा शेखावत, क्या कहा आपने? आपकी बेटी से गलती हो गई है और उसे दर्द हो रहा है, और मुझे अच्छे से पता है अगर रूही की दी हुई परफ्यूम में यूज कर लेती तो भी आप यही कहती कि आपकी घटिया सौतेली बेटी से गलती हो गई है। वाह, इसका मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। आपने कैसे संस्कार दिया है अपनी सौतेली बेटी को, जिसे अपनी गलती सुधारना नहीं आता है। वो इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि उसे नकली और असली वेबसाइट के बीच फ़र्क ही नज़र न आए। अगर वो इतनी ही बेवकूफ़ है तो मिस्टर विपुल शेखावत ने उसके नाम 10% शेयर क्यों किया है, ताकि आपकी बेटी नकली चीज़ों पर पैसा उड़ा सके। फिर विपुल जी और सीखा जी को देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोली, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी ये मनहूस कचरा बेटी सिर्फ कचरे खरीदने में पैसा बर्बाद कर रही है? नेति, तुम कहना क्या चाहती हो? रूही की उस शेयर पर हक है, उसे उसकी हक की चीजें ही मिला है। अगर वो पैसा खर्च कर देगी तो क्या प्रॉब्लम है? सीखा जी चिढ़ते हुए बोली। अर्जित भी बोला, हाँ वो इस घर की बेटी है, उसका हमारे पैसों पर हक है, तुम कहने वाली होती क्यों हो? ओह शट अप बेवकूफ़ इंसान। अर्जित शेखावत, तुम पहले अपनी कैरियर संभालो, क्या पता तुम सीधा आसमान से धरती पर गिरो। नेति मजाक उड़ाते हुए बोली। फिर हंसते हुए बोली, शेयर रूही के नाम है, क्या हुआ? वो कंपनी अभी भी मेरे दादाजी का है। मैं नहीं चाहती हूं कि इस मनहूस की वजह से मेरे दादाजी की मेहनत से बनाई कंपनी बर्बाद हो जाए। और तुम्हें मुझे नहीं पर लीमिस ब्रांड के लोगों को जवाब देना चाहिए, ताकि वो उन फेक फ्रॉड कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सके। नेति की बातें रूही को डरा रही थी, क्योंकि सच तो ये था कि उसने जानबूझकर बेकार ब्रांड से कपड़े खरीद कर नेति को दिया था, और उसने बेहद पैसे दिए थे इन नकली चीजों को असली जैसा बनाने के लिए। वो उन सब को क्या जवाब देगी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नेति ने ऑलरेडी अपने ब्रांड के इंचार्ज को कॉल कर दिया था। जैसे ही उधर से किसी ने कॉल उठाया, एक इंसान की आवाज आई, हेलो बॉस, हूँ मैं, तुम्हें एड्रेस दे रही हूँ, यहाँ लेमिस ब्रांड के लोगों को भेजो। कोई ब्रांड है जिसने लेमिस ब्रांड की फेक वेबसाइट बनाया है, उस पर केस और डेफिनेशन फाइल करो। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तभी अमृत बोला, नेति, क्या तुम्हारे पास लेमिस ब्रांड की इंचार्ज पर्सन का नंबर है, जो तुमने इतनी जल्दी कॉल करके कंप्लेंट कर दिया? नेति कुछ नहीं बोली, उसे अब इन सब बेवकूफ़ लोगों से बात करने का कोई मन नहीं था। तभी जय बोला, लिटिल सिस्टर, क्या सच में तुम्हारे पास उनकी कॉन्टैक्ट है? मैंने पहले उनकी मैनेजर से कॉन्टैक्ट करके आपने लिए एक ट्रैकिंग सूट और सूज बनाने के लिए कहा था। मैं चाहते था उनकी सबसे अच्छी डिजाइनर और फाउंडर क्वीन लेमी मेरे लिए एक डिजाइन कर दे, पर उन लोगों ने मुझे मना कर दिया। तभी दादी माँ बोली, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बहन की इंडिया के बाहर कुछ काम था, इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा था अभी थोड़े दिन रुक जाओ, उसके बाद कांटेक्ट करना। उनकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। जय के साथ साथ सभी घरवाले भी कंफ्यूजन से अपनी दादी माँ को देखने लगे कि दादी माँ करना क्या चाहती है। जय की ड्रेस रेडी होने न होने से नेति की इंडिया के बाहर रहने का क्या लेना देना है? दादी माँ, आप कहना क्या चाहती हो? मेरी लिटिल सिस्टर की देश से बाहर रहने से मेरी सूट डिजाइन का क्या लेना देना? दादी माँ हंसते हुए बोली, बेवकूफ़, तुम्हारी बहन ही तो लेमिस की फाउंडर और दुनिया की बेस्ट डिजाइनर क्वीन लेमी है। दादाजी ने भी सिर हिला दिया और घमंड से बोले, जय, तुम्हें नहीं पता, पर जब मैं कोमा से बाहर आया था, मुझे अपनी प्यारी बच्ची के बारे कुछ बातें तुम्हारी दादी माँ ने बता दिया था। अगर तुम्हें उस ब्रांड से कुछ भी चाहिए तो तुम्हें उसकी स्पोक या इंचार्ज पर्सन से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्ट अपनी बहन को बोल दो, वो तुम्हारे लिए बना देगी। दादाजी दादी माँ की बात वहां बैठे सबके ऊपर किसी बम की तरह गिरी थी। जय हैरान और एक्साइटेड होकर अपनी प्यारी बहन को देख रहा था। जय को कुछ पल लगा होश में आने में, फिर वो एक्साइटेड होकर बोला, लिटिल सिस्टर, क्या तुम सच में क्वीन लेमी हो, जिसे पूरे दुनिया में लोग डिजाइनर की क्वीन कहते हैं?
नीति को अब झूठ बोलकर भी क्या मिलता। वो जानती थी उसकी दादी माँ और दादाजी बेहद घमंड से बोल रहे थे। अगर वो सच छुपाने के लिए मना करती तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, मैं सच में उस वक्त एक इंटरनेशनल रेस के लिए बाहर गई थी। दादी माँ ने मुझे तब बताया था कि आपको एक मेरी बनाई डिजाइन ट्रैकिंग सूट और सूट चाहिए। मैं यहाँ आने के बाद आपके लिए बनाने के बारे में सोच रही थी। अब आपको जो जैसा चाहिए मुझे बता देना, आपको किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। जय ने हाँ में सिर हिला दिया और नेति को साइड से गले लगा लिया। आई नो कि तुम मेरी बेस्ट लिटिल सिस्टर हो, तुमसे अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती। मुझे अब तुम्हें परेशान करना होगा अपनी सूट और सूज के लिए, और मेरे लिए एक रेसिंग सूट भी चाहिए। हम दोनों फिर रेस में जाएंगे। जय ये सब बेहद खुश होकर और लगभग मन ही मन नाचते हुए कह रहा था। वही बाकी सब सदमे में थे। दुनिया की सबसे बड़ी रेसरनिया जिन्हें लोग रेसिंग की गोडेस कहते थे वो भी नेति थी, और अब जिसे डिजाइन वर्ल्ड में सब एडमायर करते हैं और देवी मानते हैं वो भी नेति ही निकली। ऐसा कैसे हो सकता है? नेति जो अभी 18 साल की भी नहीं हुई है, उसकी इतनी सारी आइडेंटिटी कैसे हो सकती है? विपुल जी की आंखों में हैरानी के साथ साथ थोड़ा गर्व भी था। नेति ने इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाइयां हासिल कर लिया था। लगभग कोई भी उसके मुकाबले में नहीं था। उसने इतने कम उम्र में अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश कर लिया था, पर अपनी गलतियों की वजह से वो अपनी बेटी को खो चुके थे। अमृत और अर्जित नेति को सदमे में देख रहे थे। उन्हें लगा था नेति पैसा और शेयर के पीछे है, पर उसके पास जब इतनी बड़ी ब्रांड है जिसकी टर्नओवर करोड़ों में है, तो भला उसे 10% शेयर से क्या ही मिल सकता है? उसकी टर्नओवर के आगे तो ये 10% का टर्नओवर पैसा कुछ भी नहीं है। रूही का चेहरा पीला पड़ गया था। वो आइस को जोर से दबा रही थी, जैसे उस टुकड़े को तोड़ देना चाहती हो। वहीं नेहा हैरानी और सदमे ने नेति को देख रही थी। अब तो उसे नेति से थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि नेति की आम लड़की नहीं थी, वो एक शैतान थी। अगर उसने उससे स्कोर सेटल किया तो कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करने वाला था। जय पर नेति को इतना प्यार लुटाते देख अमृत और अर्जित को थोड़ी जलन हो रही थी। इतनी स्ट्रोंग और कैपेबल लड़की के साथ जय बच्चे जैसा बिहेव करता था, और तो और नेति भी जय की हर ख्वाहिश को पूरा कर रही थी। नीरज जी और सरिता जी ने अपने बेटे को देखा। जय कभी उनकी बात नहीं मानता था। उसे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो दोनों हमेशा उस पर गुस्सा रहते थे। उसे स्पोर्ट्स कार सूट जो भी चाहिए जय उन्हें नहीं मांगता था, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग उसे कभी नहीं लाकर देंगे। और अब नेति उसकी वो सभी ख्वाहिश को पूरा कर रही है जो उसे चाहिए था। ये देखकर उन दोनों को थोड़ा बुरा लग रहा था। वो माँ बाप है, फिर कैसे आपने बेटे को समझ नहीं पाए? नेति को तीखी बातें, मैंने खुद लड़की पसंद किया है। पर अभी वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उन दोनों ने जय को हमेशा इग्नोर किया था, पर लगता है नेति की वजह से उनका बेटा फिर से खुशी से जीना सीख रहा है। अब वो उसके खुशियों के बीच नहीं आने वाले थे। अगर जय को बिजनेस पसंद नहीं है तो अब से वो उसे ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। वही बाकी सब भी जय और नेति की बॉन्डिंग को देख रहे थे। क्या अगर वो भी नेति को जय की तरह ट्रीट करते तो नेति उनसे भी थोड़ा प्यार से बात करती। रूही ने सब देखा कि कैसे सब नेति को ही हैरानी और प्रशंसा भरी नजरों से देख रहे हैं, तो उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने जानबूझकर चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। डैड, मोम भाई, मेरे हाथ में बेहद दर्द हो रहा है, ये बेहद ज्यादा जल रहा है। रूही की चीखने से सबका ध्यान अब रूही पर गया। उसकी हाथ में और भी ज्यादा लाल रैशेज हो गए थे। तभी सीखा जी को कुछ याद आ गया। वो नेति को देखकर बोली, नेति क्या तुम रूही को चेक कर सकती हो? उसकी हाथ में जो हो रहा है उसके लिए कुछ कर सकती हो? तुम भी तो डॉक्टर हो ना? सीखा जी को याद आ गया था कि उनकी सास ने कहा था कि नेति एक डॉक्टर है। ऐसे भी ऑलरेडी वो नेति की दो इतनी बड़ी आइडेंटिटी जानकर सदमे में थे। एक और जानकर कुछ ज्यादा नहीं होगा, वो इसे बर्दाश्त कर सकते थे। और अब तक डॉक्टर भी नहीं आए थे, तो रूही को दर्द में देखना उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा था। बाकी सब भी आस से नेति को देखने लगे। विपुल जी जानते थे कि नेति कभी भी उनके घर में दादा, दादी और जय के अलावा किसी की हेल्प नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने सिर हिला दिया। ये सब कुछ उनकी गलती थी, वो ही है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। अगर वो नेति को भी रूही की कितना प्यार देते
और कभी भी खुद को उससे दूर नहीं करते तो आज नियति ऐसी नहीं होती। उसकी आंखें इतनी ठंड और बेजान नहीं होती, वो भी दूसरे बच्चों की तरह खुशी खुशी बात करती, एंजॉय करती। उन्हें बेहद अफसोस और पछतावा था कि आज उन्होंने नियति को एक अंत तक धकेल दिया है, जहां वो एसी बन गई है और सब कुछ अचीव करते करते वो इतनी कोल हो गई है। ये सब नाम, फेम, पैसा, गोल अचीव करने के लिए नियति ने क्या क्या सा होगा, कितनी कड़ी ट्रेनिंग किया होगा, सोचकर विपुल जी का दिल दुख रहा था। उनकी एक बेटी रूही यहाँ उनकी प्रोटेक्शन और सबकी प्यार पाकर किसी प्रिंसेस की तरह पली बढ़ी, पर उनकी छोटी मासूम बेटी क्या क्या सहकर बड़ी हुई जो वो इतनी स्ट्रोंग और नफरत से भरी हुई है। वो इतने स्वार्थी कैसे हो गए कि एक बेटी के प्यार में वो दूसरी बेटी की खुशी को भूल गए। तभी नियति की ठंडी आवाज से वो होश में आए, मैंने मेडिसिन इसलिए नहीं पढ़ा है ताकि मैं आपकी मनहूस झूठी बेटी का इलाज कर सकूं। आपको डॉक्टर की आने का इंतजार करना चाहिए। आप सच में काफी हिम्मती है मिसेस शेखावत। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपकी बेटी को गलत मेडिसिन दे दूंगी या उसकी हाथ को काट दूंगी? वैसे भी मैंने अपनी नफरत और घिन को आप सबसे छुपाया तो नहीं है। मुझे आप सबसे नफरत है, फिर भी आप चाहती है कि मैं आपकी इस ड्रामेबाज बेटी की इलाज करूं। नियति की होंठों पर एक जहरीली स्माइल थी, मानो वो अभी सच में रूही की हाथ को काट कर फेंक देगी। ठीक है, इतना कहकर वो रूही की हाथ की तरफ लपकी। ये देखकर रूही डर से भर गई। और आपने हाथ को पीछे कर दिया? नहीं, तुम्हें मेरी इलाज करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के आने तक मैं वेट कर सकती हूँ। मिसेस शेखावत, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, वो आराम से इसे और कुछ देर एंजॉय कर सकती है। आप खमोखा अपनी मनहूस सौतेली बेटी के लिए फिक्र कर रही है। कहकर नियति ने जय के कंधे पर सिर रख दिया और बोली, भाई मुझे इन सब के साथ बहस करके अपना दिमाग और नहीं खर्च करना है। अब से अगर इन लोगों ने कुछ कहा तो आप मोर्चा संभाल लेना। अगर आपने इन्हें बातों में हरा दिया तो मैं आपको दुनिया की सबसे बेस्ट कार गिफ्ट करूंगी और मेरी मॉडिफाई कार में से एक भी आप रख सकते हो। इतना कहकर उसने अपने पैर सोफे पर मोड़ लिया। उसकी बात सुनकर जय एक्साइटेड हो गया और उसकी सिर को प्यार से थपथपाते हुए बोला, डोंट वरी लिटिल सिस्टर, अब से मैं मोर्चा संभाल रहा हूँ। स्लिप वेल। इतना कहकर वो सबको देखने लगा ताकि कोई तो कुछ कहे, ताकि वो झगड़ा कर सके और उसे सबसे बेस्ट कार गिफ्ट मिल सके। पर उसे गुस्सा आया जब उसने देखा कि सब नियति को आंखें फाड़ कर देख रहे हैं, पर कोई भी कुछ कहने के लिए अपना मुंह नहीं खोल रहा है। सब नियति की बात सुनकर हैरान थे। ये लड़की तो उन्हें धमकी देने का और बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। जय गुस्से से बोला, क्या है मेरी बहन कोई एलियन है जो तुम लोग देख रहे हो आंखें फाड़ कर? मेरी बहन की खूबसूरती को तुम लोग नजर क्यों लगा रहे हो? आपने सड़े हुए शकल और खराब आंखों के साथ मेरी बहन को मत देखो। जब जय ने देखा कोई कुछ नहीं कह रहा है तो उसने सोचा क्यों ना मैं खुद ही लड़ाई स्टार्ट कर दूं। फिर जब ये लोग गुस्से में कुछ बोलेंगे तो मैं झगड़ा करूंगा। वही दादाजी और दादी माँ हैरान थे और उन्हें हंसी भी आ रही थी जैसे और नियति को देखकर। तभी डॉक्टर भी आ गए तो किसी ने कुछ नहीं बोला। ये देखकर जय का मुंह सिकोड़ गया। वही उसका ऐसा मुंह देखकर सबको हंसी आ रही थी। सबको पता था जय उनसे झगड़ा करना चाहता है ताकि नियति से कार गिफ्ट ले सके, पर आज वो जय से झगड़ा नहीं करेंगे ये सोच लिया था, क्योंकि वो चाहते थे जय को अब कोई गाड़ी ही न मिले। ऑलरेडी 4 सुपरकार्स पाकर वो 7वें आसमान में उड़ रहा है। सबसे बेस्ट कार मिलने पर वो पता नहीं क्या ही करेगा। डॉक्टर रूही को चेक कर रहे थे। चेक करने के बाद वो बोले, ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, लगता है कुछ गलत केमिकल जिससे एलर्जी हो सकती है इनकी हाथ पर लगा है। तो सीखा जी बोली, जी डॉक्टर, उसने एक वेबसाइट से परफ्यूम मंगवाया था जिसे लगाने पर ऐसा रिएक्शन हो रहा है। डॉक्टर सिर हिलाकर बोले, डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा, पर आपको बेहद से चीजें खरीदने वक्त थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया जो एलर्जी की रिएक्शन को कम कर दे। फिर वो चले गए। उनके जाने की कुछ देर बाद ही गार्ड्स ने इन्फॉर्म किया कि लेमिस ब्रांड के इंचार्ज आ गए हैं। इंचार्ज सुनील और बाकी 2 स्टाफ जो उनके साथ थे वो वहां आ गए। इंचार्ज सुनील ने जब अंदर आकर देखा तो वो हैरान हो गए। उनकी डेविल बोस किसी लड़के की कंधे पर सिर रख के रेस्ट कर रही थी। उन्हें अपने आंखों पर ही भरोसा नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। सुनील और 2 स्टाफ ने माथे से पसीना साफ किया, फिर नियति को ग्रिड किया।
उनकी आवाज ने नेति ने आंखें खोलकर उन्हें देखा और बोली, ये मिस रूही शेखावत है। आज इन्होंने ड्रेस, ज्वेलरी, परफ्यूम सब कुछ मंगाया था, पर सब कुछ फेक था। मिस रूही शेखावत से ठीक से पता करो और डेफिनेशन केस फाइल करो। कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे ब्रांड का नाम खराब कर रहा है? हमारे ब्रांड में सिर्फ वीआईपी कस्टमर होते हैं। कोई भी कचरा इंसान किसी भी कचरे साइट से हमारा ब्रांड कैसे खरीद सकता है? उसकी बात सुनकर रूही लगभग गुस्से से पागल होने वाली थी। फिर भी उसने एक फेक वेबसाइट दिखा दिया जिससे उसने कांटेक्ट किया है। थोड़ी देर बाद सुनील और दोनों स्टाफ नेति को ग्रिड करके बोले, बोस, हम उन पर बेहद जल्दी डेफिनेशन के साथ साथ फ्रॉड कैसे भी फाइल करेंगे। उन्हें हमारे साथ खेलने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। नेति ने सिर हिला दिया तो तीनों चले गए। वही बाकी सब नेति के लिए उसके स्टाफ के मन में रिस्पेक्ट और प्यार देख पा रहे थे, और थोड़ा डर भी। यही तो एक बिजनेसमैन में होना चाहिए। उसके एम्प्लॉय उसे रिस्पेक्ट करे, विपुल की और अमृत ने दिल ही दिल में सोचा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला में, जिसके बाहर रायजादा विला लिखा हुआ था, विला के अंदर हॉल में बेहद सारे लोग बैठे हुए थे, जैसे किसी गंभीर मामले में बात कर रहे हो। एक बूढ़ा मगर गंभीर आवाज सुनाई दिया, प्रखर, क्या आप सच में शादी करने के लिए तैयार है? इतने सालों से तो आप बार बार मना कर रहे हो और अब अचानक शादी? तो ये बूढ़ा आदमी प्रखर के दादाजी थे, मिस्टर राजनाथ रायजादा। राजनाथ रायजादा, रायजादा फैमिली के हेड। उम्र 76 साल। भले ही अभी उनका इतना उम्र हो गया है, पर अभी भी वो खुद को फिट रखते थे। उनका स्वभाव थोड़ा कठोर है, पर वो अंदर से बेहद अच्छे इंसान हैं, जो लोगों को परखना अच्छी तरह से जानते थे। तभी किसी भी खुशी और हैरानी भरी आवाज आई, अरे आप मेरे बच्चे से क्या पूछ रहे हो? उसने कहा ना कि वो शादी के लिए तैयार है। प्रखर, क्या तुम सच में शादी करने वाले हो? तो बताओ, कौन सी लड़की तुम्हें पसंद है? जिसकी फोटो मैंने पिछली बार भेजा था, वो मेरी सहेली की पोती, या जो अभी कुछ दिन पहले भेजा था, वो एक रिश्तेदार की भांजी। जल्दी बताओ, मैं अभी उनके घर पर कॉल करके रिश्ता पक्का करे हूँ, ताकि हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा सके और हमारी इच्छा पूरी हो। ये आवाज थी प्रखर की दादी माँ, मिसेस सुमित्रा राजनाथ सिंघानिया की। सुमित्रा रायजादा, उम्र 71 साल। ये दिल की बेहद अच्छी और एक दयालु महिला है। अब इनकी सिर्फ एक ही इच्छा है, ये आपने बड़े पोते प्रखर की शादी देखना चाहती थी। तभी प्रखर, जो फोन में देख रहा, आपने डार्क ब्राउन आंखों को उठते हुए कहा, मैंने खुद लड़की पसंद किया है।